हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर मोहन पडोड़े। आज के इस चरक उत्तरार्ध में अपन हृदय रोग के चिकित्सा के बारे में या हृदय रोग के बारे में विचार विमर्श करेंगे। चरकाचार्य जी ने बताया है कि हृदय रोग में किस टाइप से लक्षण आते हैं और उसकी कैसी चिकित्सा करना चाहिए, उसके बारे में जो विचार बताया है उसके बारे में आज अपन सखोल विचार करेंगे। और आज की परिस्थिति में हृदय रोग में क्या करते हैं और अपने पुराने शास्त्र के हिसाब से हृदय रोग में क्या करते हैं, उसमें क्या साम्यता है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो चरकाचार्य जी ने सबसे पहले तो सोचेंगे अपन कि ये हृदय रोग होता क्यों हो। इसके मेन कारण ये बताया है चरकाचार्य जी ने कि ज़्यादा व्यायाम करने से अपनी शरीर की जो शक्ति है वो शक्ति से भी ज़्यादा अगर अपन ने एक्सरसाइज किए, व्यायाम किए या परिश्रम किए, तब भी हृदय रोग होने की चांसेस रहते हैं। दूसरा कारण और एक बताया है कि अहित आहार विहार, उसमें स्पेशली हृदय रोग में अपन ये जानेंगे कि ज़्यादा ऑयली खाने से या ज़्यादा स्पाइसी खाने से अपने जो पाचन शक्ति है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उससे जो आम जो विष तैयार होता है वो धीरे धीरे जाके हृदय के धमनी में जाके अड़थड़े निर्माण करते हैं, उसके कारण भी हृदय रोग तैयार होता है। तीसरा और एक महत्वपूर्ण कारण आज की घड़ी में अपने को देखने में आता है कि टेंशन। आज की डे टू डे लाइफ में अपने को बहुत सारे लोगों को एक टेंशन में जीने की आदत पड़ गई है। दुनिया की रफ्तार के साथ चलने के लिए कई लोगों को ऐसे बहुत सारे तनाव आते रहते हैं, या ऑफिस में या घर के कुछ कलह निर्माण हो गए जिसके कारण अक्सर वो रात नींद में सोता नहीं और हमेशा एक स्ट्रेस में रहता है। उसके कारण भी हृदय रोग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और एक कारण बताया है कि अपने आयुर्वेद में वमन विरेचन जो बताया है, जो पंचकर्म बताया गया है, कभी कभी वमन की अतियोग हो जाने से या विरेचन की अतियोग हो जाने से भी हृदय रोग की उत्पत्ति होने के कारण चरकाचार्य जी ने बताया है। मेरे हिसाब से और एक कारण बताना चाहिए था, अपतर्पणजन्य कफ हृदय रोग और संतर्पणजन्य हृदय रोग। संतर्पणजन्य हृदय रोग यानी जो बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बहुत ज़्यादा शरीर से वज़न बढ़ा हुआ है, उसके कारण जो अलग टाइप का हृदय रोग तैयार होता है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और धीरे धीरे जो ओबेसिटी बढ़ जाना, ये सब संतर्पणजन्य के कारण होते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट में अपने को बाकायदा फ़ायदा मिलेगा कि ये हृदय रोग रहने का मेन दो बाइफर्केशन अपन करेंगे कि एक संतर्पणजन्य हृदय रोग और एक अपतर्पणजन्य हृदय रोग। एक अपतर्पणजन्य हृदय रोग होता है जिनको पोषक आहार नहीं मिलता, जिनको प्रॉपर विटामिन नहीं मिलती, एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलता, जो प्रॉपर आहार नहीं ले पाते और शरीर से कृश होते हैं, उनका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो सप्त धातु बताया गया है, वो सप्त धातु धीरे धीरे क्षय होते रहते हैं। तो नेचुरली हृदय भी एक मांसपेशियों का बना हुआ ऑर्गन है, तो मांसपेशियों की क्षमता के कम होने के कारण भी एक हृदय रोग तैयार होता है। वो मैं आगे बताऊंगा कि संतर्पणजन्य किस टाइप से हृदय रोग हो सकता है और अपतर्पणजन्य किस टाइप से हृदय रोग हो सकता है। जनरली डायबिटीज़, मधुमेह वालों को हृदय रोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये अपन संतर्पण में काउंट करेंगे। स्पेशली अभी ये चरकाचार्य जी ने बताया है कि 5 टाइप के हृदय रोग शास्त्र में अपने लिखा हुआ है कि वातज हृदय रोग, कफज हृदय रोग, त्रिदोषज हृदय रोग और एक 5वां जो बताया है विशेष कृमिजन्य हृदय रोग।
यहाँ अपने को कृमिजन्य हृदय रोग को बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है कि वातज पित्तज कफज और सन्निपातज आप हर रोग में, हर डिसीज़ में देखे जाता है। उसके लक्षण देखते हैं, उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखते हैं और उसके लक्षणों का भी अपने को बहुत सारा अभ्यास हो चुका है। और यहाँ भी वातज पित्तज कफज और त्रिदोषज में इसी टाइप के जनरली लक्षण होते हैं। तो स्पेशली संतर्पणजन्य जो हृदय रोग है वो किस टाइप में आ सकता है, इन जनरल ये देखेंगे कि अपन जिनको डायबिटीज़ होता है, जिनका वज़न बढ़ा हुआ है होता है, जो अच्छे से खाना खाते हैं लेकिन टेंशन में रहते हैं, व्यापार का टेंशन, घर का टेंशन, कहीं कोर्ट कचहरी का टेंशन, ऐसे कई बातों का जो डील करते हैं, जो दिमाग से काम करने वाले लोग होते हैं, जनरली उनको एक संतर्पणजन्य हृदय रोग होने के चांसेस होते हैं। और एक है जो धातु क्षय हुआ है या फिर अपतर्पणजन्य हृदय रोग जिसको बोलेंगे, जिसको खाने में पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, सप्त धातुओं का क्षय हो गया है और धीरे धीरे ऐसे लोगों में कृमि निर्माण हो गए हैं और वो कृमि के कारण धीरे धीरे उनके हार्ट के वॉल खराब हो रहे हैं। ऐसे लोग क्रूश होते जाते हैं, वजन में कम रहते हैं, उनको संतर्पण की आवश्यकता रहती है, उनको प्रॉपर विटामिन देने की आवश्यकता रहती है। साथ में जो कारण है हृदय रोग का, वो कारण की भी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो बाइफर्गेशन किए हैं। जनरली कृमिज रोग में बताया गया है कि कृमि के कारण धीरे धीरे उनके वॉल खराब हो जाते हैं। इको करते हैं तो इको में बहुत बार ये सब चीज़ें ध्यान में आ जाती है। उनकी लेफ़्ट वेंट्रिकुलर इजैकुलेशन फंक्शन ये जनरली 95% होता है, LVEF बोलते हैं उसको। इको करने के बाद वो ध्यान में आता है कि उनका LVEF ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है, 40%, 30%। उनकी काम करने की क्षमता कम होते जाती है, थोड़े से चलने में वो हांफते हैं और उनकी शरीर धीरे धीरे क्रुश होते जाता है। ये अपतर्पणजन्य हृदय रोग में अपन काउंट करेंगे और उसी हिसाब से अपने को ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये संतर्पणजन्य है या अपतर्पणजन्य है। संतर्पणजन्य में जनरली जो डायबिटिक होता है या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, ये संतर्पणजन्य में आएंगे और इनके ओबेसिटी ज़्यादा होते हैं। उनकी हार्दी की जो धमनी है वो जनरली अवरोध होती है कफ के कारण। कफ यानी कोलेस्ट्रॉल, अपन ये बोलेंगे कि जिस टाइप से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अब कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत सारे प्रकार हैं, ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL। ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसमें अलग अलग टाइप होते हैं। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है 220 से नीचे रहना चाहिए। जनरली जो ओबेस पेशेंट है या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है उसका 250, 260, 300 तक जाता है, उससे ऊपर भी जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अपने आयुर्वेद में क्या दवाई है, उन्हीं के कारण अवरोध होता है और वो अवरोध के कारण हार्दी की जो धमनी अवरोध हो गई है उसके कारण हार्ट के मसल्स को होने वाला जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाता है। और अगर थोड़ा ज़्यादा देर रुक गया तो वो हार्ट की मसल्स काम करना कम करती है या बंद हो जाती है या इन्फाक्शन हो जाता है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोलते हैं। मायोकार्डियल यानी हार्ट की जो मसल्स है उसमें इन्फार्क्ट यानी एक प्रकार का डैमेज हो जाना। अगर ऐसा हो गया तो धीरे धीरे हार्ट की मसल्स, जैसे ब्रेन में इन्फार्क्ट होता है तो ब्रेन सेल्स काम नहीं करते पैरालिसिस में, वैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हार्ट की मसल्स को अगर तनाव आ गया है तो वो इन्फार्क्ट हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं और वो हार्ट का जो पंपिंग का जो प्रोसेस है उसमें तकलीफ होती है। वो ज़्यादा पंप नहीं कर पाता, नीचे पैर का जो पानी है ब्लड है वो ऊपर नहीं ला पाता। तो ऐसे कंडीशन में उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग होती है। और अवरोध, जो धमनी, हार्दी की जो धमनी है उनका अगर अवरोध हो गया तो अवरोध निकालने के लिए जो ट्रीटमेंट चलती है वो कुछ अलग टाइप की होती है। तो ये तीनों टाइप के किस कारण से ये हृदय रोग हुआ है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए निदान करना बहुत ज़रूरी है कि 3 टाइप में ये कौन से टाइप का हृदय रोग है। अगर ये तुमने निदान बराबर प्रॉपर कर लिए तो उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए आपको काफ़ी अच्छा हेल्प हो सकता है, क्योंकि तीनों की ट्रीटमेंट
कुछ अलग अलग होती है। तो सबसे पहले अपन हृदय की धमनी, जनरली हार्ट अटैक आने का बहुत सारा कारण है कि ऑल ऑफ सडन हृदय की जो धमनी है, कार्डियक वेन्स, आर्टरीज, ये ब्लॉक अगर हो गए तो हार्ट को सप्लाई बंद हो। तो ब्लॉक क्यों होते हैं? कोलेस्ट्रॉल के कारण। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हार्ट की इंटरनल जो लेयर होती है उसमें चिपका हुआ जो कफ है वो धीरे धीरे थिक बनते जाता है और खून को सप्लाई करना बंद हो जाता है। तो वो ब्लॉकेज करने के लिए एंजियोप्लास्टी करके कितना ब्लॉकेज है वो भी देख लेता है, उसमें एंजियोग्राफी करके देख लेते हैं और एंजियोप्लास्टी करके उसमें एक बलून डाल के वो भी क्लियर कर दें। लेकिन यहाँ तो अपन आयुर्वेद की चिकित्सा के बारे में सोचेंगे कि वो ब्लॉकेज को अपन वहाँ से कैसे निकाले जा सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण ऐसा भाग तो है प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इससे भी वो क्लियर रेगुलर करने से होता है। लेकिन चरकाचार्य जी ने औषधों का भी बहुत उपचार बताया है यहाँ कि कफच हृदय रोग में कौन से द्रव्य देना चाहिए, पैतिक हृदय रोग में कौन से द्रव्य देना चाहिए, त्रिदोषज में कौन से देना चाहिए, और स्पेशली क्रोमीजन्य अगर हृदय रोग है तो किस टाइप से द्रव्य की योजना, औषधों की योजना करना चाहिए, इसके बारे में सखोल ऐसे बताया हुआ है। अभी वातज पित्तज कफों में आप तो दोषानुसार या फिर रस वीर्य विपाक के अनुसार अपने औषधों का प्रयोग करेंगे। विशेषतः चिकित्सा में अर्जुन विशेष बताया गया है। उसके पहले मैं हार्ट डिसीज अगर हो गया तो किस टाइप से लक्षण आ सकते हैं इसके बारे में अपन सोचेंगे कि जनरली हृदय रोग की अगर शुरुआत होती है तो बार बार खांसी आना, अपन लेट जाते हैं और खांसी आती है, वो जनरली अस्थमा में होता है कि लेटे और लेटने के बाद खांसी आती है, वो अस्थमा में अक्सर होता है। लेकिन हृदय रोग में अक्सर ऐसा होता है कि आप खाना खाए या थोड़ी थोड़ी देर में बिना कुछ कारण से खांसते रहता है पेशेंट, बिना कुछ कारण से थोड़ी थोड़ी बीच में खांसी आती है। अगर 10 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऑफिस से या घर में तो उसको दम लगता है, सांस भर के आ जाती है। ये टिपिकल लक्षण हृदय रोग में होते हैं शुरुआत में, अर्लियर स्टेज में। बार बार खांसी आ जाना या थोड़ा सा काम करने से हाफना, दम लग जाना, लेफ्ट साइड के जो शोल्डर है उसमें हल्का सा पेन हो जाना, या लेफ्ट साइड का पेन ये रेफर होके लेफ्ट साइड के हाथ तक चले जाना, ये एंजाइना बोलते हैं इसको। तो ये एंजाइना धीरे धीरे ये बढ़ते रहता है। बार बार एसिडिटी हो जाना, ये उसके और भी अर्लियर सिम्टम्स है। किसी किसी को एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी की दवा लेते हैं लेकिन कुछ आराम नहीं हो जाता। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा भी अगर लेफ्ट साइड में पेन जा रहा है या कुछ हो रहा है तो अपन ये कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है। इस एंगल से वैद्य ने सोचना बहुत ज़रूरी है। बार बार किसी को एसिडिटी हो रहा है तो वो एसिडिटी की गोली खाते रहता है और कई दिन निकल जाते हैं। आप जस्ट एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए लिख दीजिए। लिपिड प्रोफाइल में आपको अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, HDL अगर कम दिख रहा है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल अगर कम दिख रहा है, तो आपको वो पेशेंट धीरे धीरे हार्ट की तरफ, हार्ट डिसीज़ की तरफ जा रहा है ऐसा समझेंगे। और उसको इमीडिएट हार्ट की जो भी ट्रीटमेंट है वो अपन ने चालू कर देना चाहिए। उसको डायग्नोसिस करके उसको प्रॉपर गाइडलाइन करना चाहिए। कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, कहीं उनको ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है, वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखने के बाद जैसे जैसे अपन निदान की तरफ जाएंगे तो ये लक्षण की तरफ जाएंगे तो लक्षण में ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट के बीट्स धीरे धीरे कम हो जाना, टैकीकार्डिया यानी हार्ट बीट्स धड़ धड़ ऐसे ज़्यादा हार्ट बीट्स आ जाना है, टैकीकार्डिया बोलेंगे। इस टाइप के लक्षण आ सकते हैं। जैसे घबराहट हो जाना, बिना कारण आप कोई काम कर रहे हैं और ऑल ऑफ सडन घबराहट छूटती है, पसीना आ जाना, आप बैठे हैं थोड़ा घबराहट छूट रही है और पसीना आ रहा है, ये भी एक कार्डियक लक्षण है। और एक लक्षण 3 जो बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ध्यान में रखना, घबराहट होना, पसीना आना और चेस्ट पेन होना। अगर ये तीनों लक्षण एट ए टाइम अगर पेशेंट में दिखते हैं, घबराहट होना, पसीना आना और चेस्ट पेन होना, चेस्ट में ऐसे जैसे आरी कांटे समान जो पेन होता है उस टाइप से अगर पेन किसी को अर्लियर बताता है, या तीनों चीज़ें एट ए टाइम आ रही है, तो ये समझो इट इज़ द कार्डियक सिम्टम्स। आप इमीडिएट उसको आत्यायिक चिकित्सा के लिए या इमीडिएट उसको बाकी ट्रीटमेंट के लिए आप तैयार हो जाइए।
और उसको गाइडलाइन कीजिए कि आपको धीरे धीरे कार्डियक प्रॉब्लम आ रहा है, उसके डायग्नोसिस निदान की तरफ जाइए और उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करिए। तो ये लक्षण आपको वैद्य को ओपीडी में अगर इस टाइप से कोई पेशेंट आता है और तीनों लक्षण एट ए टाइम बताता है तो यू शुड बी कॉन्शियस कि समथिंग इज इमरजेंसी, और इस एंगल से अपने को काम करना है। अभी कृमिजन्य हृदय रोग में हृदय में खुजाना लक्षण, स्पेशली चरकाचार्य जी ने बताया है कि अगर में हृदय में थोड़ी खुजाल चलती है तो आप इसको कृमिजन्य हृदय रोग बोल सकते हैं। कृमिजन्य हृदय रोग में जनरली वाल्व जो खराब हो जाते हैं, जिनके ईको अगर करते हैं तो उसमें पता लग जाता है कि वाल्व की कंडीशन ठीक नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में ये कृमिजन्य हृदय रोग बोलेंगे। और उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसे कृमि कुठार रस है, या जो कृमि बार बार क्यों हो रहे हैं उसका निदान करके उसके जीआई ट्रैक्ट में जो भी कुछ कृमि होंगे वो निकालना, वो सब ट्रीटमेंट अपने को करना पड़ेगा। तो ये डायग्नोसिस ही किस टाइप से हृदय रोग है वो जब समझ गया तो ही आप उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। अभी चरकाचार्य जी ने अर्जुन एक विशेषता हृदय करके ड्रग काष्ठौषधि में बोला है, तो अर्जुनारिस्ट बहुत ही बेस्ट ड्रग है, वो आप चालू कर दीजिए चिकित्सा में। लेकिन और एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ, जब अवरोधजन्य जो हार्दिक धमनी है वो अगर ब्लॉक हो गई तो उसमें जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होती है, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है 230, 40, 50, 60 भी जाता है, 70, 300 तक भी जाता है, तो उतने डेंजर की बात नहीं है। हार्डियक अरेस्ट उसी को आता है जिसका HDL कम हो, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल अगर आपका कम है तो इट इज़ मोर डेंजरस टेस्ट कि आपका अगर हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल 30 से नीचे जाता है, जनरली उसका रेंज होता है 30 से 65, 30 से 60, इस रेंज में होना चाहिए। लेकिन अगर 30 से कम जाता है, आपका कम आता है 29 आता है 26 आता है, तो इट इज़ वेरी डेंजरस स्टेज कि आपको कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। न कि टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका थोड़ा बढ़ा हुआ है तो आपको कार्डियक अरेस्ट इमीडिएट आने के चांसेस कम रहते हैं, वो इजीली दवाई दे के अपन महीने भर के अंदर यूँ ही कम कर सकते हैं। लेकिन कार्डियक अरेस्ट उसी को ज़्यादातर आते हैं। ये देखने में आया कि जिनका हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल कम है, 30 से नीचे है। तो अब हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल यानी क्या है, HDL यानी क्या है? मेरे ख्याल से अपने आयुर्वेद में ये बताया है कि जो सृष्टि में है वो अपने शरीर में है। सृष्टि में जो जो चीज़ है वो अपने शरीर में अंदर है। सृष्टि में खनिज द्रव्य भी है, स्वर्ण भी है, रजत है, चांदी है, पारा है, सारी चीज़ें सृष्टि में है। पारा है सृष्टि में तो अपने शरीर में भी मर्क्यूरी होना चाहिए। अगर बाहर में फेरस है, आयन है, तो अपने शरीर में भी आयन रहना चाहिए, वो रहता है जो आपको पता है कि ब्लड में आपको आयन रहता है। वैसे ये सृष्टि में जो मर्क्यूरी होता है, पारद जो बताया है, वैसे अपने शरीर में भी कहीं तो भी पारद रहता है, मर्क्यूरी रहता है। वो किस रूप में रहता है वो अभी जानना बहुत ज़रूरी है आपको। उस मर्क्यूरी की कमी आ गई है तो मेरे हिसाब से, एज पर माई नॉलेज, अपने शरीर के अंदर जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है दैट इज नथिंग बट ए मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का एक फैक्टर क्या होता है, मर्क्यूरी आप कहीं टेबल पे या कहीं कांच पे डाल दो तो वो यूँ भागता है, बहुत ज़ोरों ज़ोरों से भागता है इधर उधर, वहाँ का कचरा लेके भागते रहता है, और जो भी कचरा उसके साथ में आया उसको चिपका के वो लेके चले जाते। और मर्क्यूरी आप जानते हैं खुद इटसेल्फ पॉइजन, वो ऐसे डायरेक्ट अपन तो ले नहीं सकते, उसको शोधन करके दवाई के रूप में ही उसको लिया जाता है। उसको मारन करके शोधन करके ही उसको कज्जली बना के ही अपने शरीर के अंदर उसको लिया जाता है। वो एक विष है। वो विष अपने शरीर के अंदर जो HDL है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, मेरे हिसाब से वही एक मर्क्यूरी है। अपने शरीर के अंदर की मर्क्यूरी अगर कम हो गई तो अपना HDL कम हो जाता है, और HDL कम हो गया तो कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चरकाचार्य जी ने उनकी चिकित्सा के वक्त काष्ठौषधि तो बताया, लेकिन विशेषता बताया है कि आप हृदय रोगों में रसायन ट्रीटमेंट अत्यंत आवश्यक है। रसायन ट्रीटमेंट में भी आमल की भी बताया है,
बहुत सारे रसायन बताया है, च्यवनप्राश भी बताया है, लेकिन रसायन ट्रीटमेंट में अपन जो बृहत्वाद चिंतामणि हो गया, स्वर्ण भस्म हो गया, स्पेशली ये स्वर्ण भस्म को रुद्र बोला गया है। स्वर्ण को रुद्र बोला है कि हार्ट के लिए अत्यंत उत्तम औषधि करके हृदय को बताया गया है। और जो कज्जली बनती है, और कज्जली से जो जैसे बृहत्वाद चिंतामणि, रसराज रस, वसंत कुसुमाकर रस, सूत शेखर रस, ये जितने भी रस औषधि है वो कज्जली उसमें डाली ही होती है। और कज्जली में होता है पारद यानी मर्क्यूरी। अब ये रस औषधि की दवाइयाँ अगर आप देते हो तो बहुत जल्दी अपने शरीर का हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जनरली दूसरे पैथी में जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, जो 220 के अंदर चाहिए, वो अगर बढ़ा है तो आप उनके जो रिसोवास्टिन जो भी कोई ड्रग है उनके एलोपैथिक, वो देने से वो ज़रूर कम हो जाते हैं। लेकिन हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए बहुत ऐसे परफेक्ट मेडिसिन नहीं है। तो अपने आयुर्वेद में मेरे ख्याल से जो HDL को बढ़ाने के लिए रसौषधि का प्रयोग आप करिए, निश्चित बहुत जल्दी हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और जिनका हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस भी कम है। क्यों कम है? कि मैं पहले ही अभी बता रहा हूँ आपको कि हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने एंड HDL यानी एक प्रकार का मर्क्यूरी है। अगर स्वर्ण युक्त अपन दवाइयाँ या मर्क्यूरी युक्त दवाइयाँ अपन देते हैं तो मर्क्यूरी की क्वांटिटी अपने शरीर के अंदर बढ़ेगी, खून के अंदर मर्क्यूरी बढ़ेगा। तो मर्क्यूरी क्या करेगा? जो रक्त वाहिनियाँ हैं जो ब्लॉकेज हो गई है चिकट के कारण, कफ के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको अपन टोटल कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे, उसके कारण जो थक्का बैठा हुआ है उसको वो खरोच के HDL की क्वांटिटी बढ़ गई, या मर्क्यूरी देने के कारण अपने बॉडी में अगर HDL बढ़ गया तो खून पतला हो जाएगा और वहाँ का जो कचरा है, जो ब्लॉकेज है, वो निकालने का काम करेगी। अगर वो निकल गया और आपके बॉडी का HDL कंटिन्यू वो बढ़ते रहा तो नलियों की सफाई ज़्यादा से ज़्यादा होते रहेगी और आपके अंदर, हार्ट के अंदर के जो ब्लॉकेज है वो क्लियर होना चालू हो जाएंगे और आपका धीरे धीरे हृदय रोग कम होना चालू हो जाएगा। ऐसा प्रयोग मैंने बहुत बार करते रहता हूँ पेशेंट पे, और ये सक्सेसफुल भी। कई सालों तक वो पेशेंट बहुत अच्छे हैं, उनका HDL बढ़ा हुआ है, टोटल कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी नॉर्मल हो चुका है और पेशेंट बहुत अच्छे से सर्वाइव हो रहे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो मेरे ये देखने में आया कि अगर ब्लॉकेज है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट अगर कैपेबल है, बहुत बार होता है कि पेशेंट 70 75 या फिर 60 65 के ऊपर जाता है और बताया कि नहीं आपका तो ब्लॉकेज है और एंजियोप्लास्टी करना पड़ता है। तो उस एज में वो थोड़ा सा डरा हुआ सा रहता है कि इतने रुपए लगेंगे, उसके बाद में फिर ये सब लेके जीना है, फिर उसमें क्या हो जाएगा। तो बहुत बार पेशेंट की हिम्मत कम हो जाती है। आपको इसके पहले भी बताया मैंने कि जैसे जैसे एज बढ़ जाती है अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल कम होते रहता है। तो ऐसे कंडीशन में आप रसौषधियों का प्रयोग कीजिए। रसौषधियों से अपने सप्तधातु जो होते हैं उसकी वृद्धि होती है, अपने शरीर के अंदर का जो पावर है वो बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जो रसौषधि है अपने शरीर के विल पावर को बढ़ाती है, अपने शुक्र धातु को बढ़ाती है, अपने सप्त धातु को बढ़ाती है, जिससे अपने अंदर जो ब्लॉकेज के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं और धीरे धीरे अपनी लाइफ आगे आगे बढ़ती रहती है, आने वाले प्रॉब्लम दूर चले जाते हैं। इस टाइप से अगर ट्रीटमेंट अपन करते हैं तो निश्चित ही अपना हृदय रोग ईजीली कम हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बार कृमिजन्य हृदय रोग बनाए, हार्ट वॉल खराब हो गए हैं तो आप कृमिकुठा रस, उसमें भी कृमि मारने से लेकर, अभी सिर्फ इंटेस्टाइन में रहने वाले ही कृमि नहीं मारना है तो उसके अंडे जो लार्वा स्टेज में जाके लीवर में जाके जो खून में घूमते रहते हैं, अपने हार्ट के वॉल को ख़राब करते रहते हैं, वहाँ तो को मेडिसिन पहुँचना चाहिए। इसलिए कृमिकुठा रस, ये रसभस्म में से आता है एक, तो वो आप कंटिन्यू 4 महीने 6 महीने खिलाइए। उसका जो वॉल धीरे धीरे ख़राब हो रहा है वो भी ख़राब होने से, आगे ख़राब होने से बच सकता है
और ऐसी औषधि देने से, ये रस औषधि देने से, या फिर अर्जुनारिस्ट, और उसको या अपतर्पणजन्य बात में आता है, अपतर्पणजन्य हृदय रोग में आता है, उसको संतर्पणजन्य ट्रीटमेंट देना चाहिए। अच्छे विटामिन दीजिए, अर्जुनारिस्ट दीजिए, सभी सप्त धातु को बढ़ाने वाली दवा दीजिए, साथ में कृमि की दवा दे दीजिए। धीरे धीरे अगर उसका एंटीऑक्सीडेंट मिलते रहा तो उसका इम्प्रूवमेंट हो जाता है। अदर जो ऑर्गन्स है बहुत अच्छे काम करते हैं। हार्ट का जो वॉल्व जो ख़राब हो रहा है वो और भी ख़राब होने से रुक जाता है, और धीरे धीरे उसका पावर बढ़ते रहता है। जैसे जैसे पावर बढ़ते जाता है उसका काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, उसकी खांसी कम हो जाती है, आंग पैरों में जो रहती है सूजन वो कम हो जाती है, और पेशेंट बहुत सालों तक और भी इम्प्रूवमेंट, क्योंकि सर्जरी का नहीं, इसकी पार्ट रिप्लेसमेंट एक ट्रीटमेंट तो है ही मॉडर्न साइंस में, लेकिन हर किसी की ऐपत नहीं रहती, हर किसी के पास उतना पैसा नहीं होता, हर किसी की हिम्मत नहीं होती वो ऑपरेशन करने की। तो आयुर्वेद में अपने पास वो ट्रीटमेंट उसका सब्स्टिट्यूट है, बस उसका विचार करने की देरी है और वो देने की देरी है। वो आप विथ कॉन्फिडेंस, अगर डायग्नोसिस प्रॉपर है और आप लॉन्ग टर्म पे वो मेडिसिन देते हैं, तो डेफिनेटली हृदय रोग जैसे बीमारियाँ ईजीली आयुर्वेद में कम होती है, ये मैं 100% कह सकता हूँ। बस उस रोग को समझने की और उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आत्यायिक चिकित्सा में यहाँ स्पेशली सुवर्ण सूत शेखर का बहुत अच्छा रोल है। सुवर्ण सूत शेखर भी एक बहुत अच्छा ड्रग आयुर्वेद में बताया है। इसमें बार बार एसिडिटी अक्सर हृदय रोगों में होते रहती है। सुवर्ण शेखर में ब्राह्मी वटी, अगर टेंशन के कारण अगर आ रहा है तो ब्राह्मी वटी मिला दीजिए उसमें। उसका विल पावर कम होते जाता है, एज ज़्यादा है तो उसमें आप मकरध्वज भी मिला सकते हैं। बृहत्वाद चिंतामणि एक रुद्र है, वो भी मिला सकते हैं। उसके साथ साथ में आप स्वर्ण भस्म को स्पेशली आयुर्वेद में रुद्र बोला है, वो आप मिला देने से और उसकी दवा देने से, साथ में हार्ट के मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए अर्जुनारिस्ट आप अगर देते हैं तो पेशेंट डे बाय डे बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाता है, और कई सालों तक उसको टेंशन से मुक्त रह के उसके डिसीज़ को वो और भी कम कर सकता है, और उसकी लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। तो हृदय रोग के बारे में बहुत कुछ मैं आपको बता दिया, चरकाचार्य ने जितना बताया, और मॉडर्न पैथी क्या बोलती है और उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है। अभी वॉल अगर ख़राब हो गए तो उनको पास ऑपरेशन के सिवा कोई चारा नहीं तो पेनिसिलिन की इंजेक्शन एक ज़माने में लगती थी, आजकल पेनिसिलिन की टैबलेट देते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म ज़िंदगी भर वो लेना ही है। क्यों ना अपने आयुर्वेद में कृमिकुठार रस है, और इस टाइप से जो दवाई अगर आप ज़िंदगी भर देते रहे तो पेशेंट वैसे भी सर्वाइव हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये सब ट्रीटमेंट है वो करते रहना चाहिए। और जो आयुर्वेद में बताया है कि योगा प्राणायाम करना चाहिए, उसका भी बहुत फ़ायदा हृदय रोग में होता ही है। स्पेशली अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम में यानी स्पेशली ये चेस्ट के एक्सरसाइज, लंग्स और हार्ट, ये दोनों की एक्सरसाइज है, तो ये तो स्पेशली हृदय रोग में करना ही चाहिए। बस मैं हार्ट के डिसीज़ के बारे में चरकाचार्य जी ने जितना बोला है उतना तो काफ़ी कुछ समझा चुका हूँ। इतना भी अपन समझ गए तो आगे धीरे धीरे बहुत सारे डिसीज़ से कनेक्टेड होता है, जैसे शुगर को कंट्रोल करना, मधुमेह को कंट्रोल करना, क्योंकि मधुमेह ही एक जनरली शुगर की हार्ट की बीमारी को बढ़ाने के लिए बहुत कारणीभूत होता है। तो हमेशा शुगर को कंट्रोल में रखना वो भी एक महत्वपूर्ण भाग है। तो वो जो भाग है वो सब प्राणायाम और अपनी जो दिनचर्या है, अगर वो दिनचर्या सही है और अहित आहार विहार मेन यानी जो ऑयली स्पाइसी नहीं खाना, मद्यप्राशन नहीं करना, रात को जागरण नहीं करना, ये सब चीज़ें अगर कंट्रोल में है किसी की तो डेफिनेटली हृदय रोग इजीली दुरुस्त हो सकता है। बस इतना करके मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। कोई शंका हो तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।